ये कहानी भविष्य की एक दुनिया की है जहां हम देखते हैं कि धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब यह जानने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ और लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हमें कहानी की विस्तार से समझना होगा। मूवी की शुरुआत भविष्य की दुनिया को दिखाकर होती है, जहां पूरा वातावरण और हर चीज़ बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो जाता है। उन्होंने पौधों के डीएनए को तो बदल दिया, पर वे इतनी खतरनाक हो गए कि इंसानों की जान के दुश्मन बन गए। ये पौधे इंसानों को चुन चुनकर शिकार बनाने लगे, जिससे हालात इतनी खराब हो गई कि अब धरती ऐसी बन गई है। इसके साथ ही एक खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया और जाहिर है ऐसे हालात में जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। अब इंसान अपनी जान बचाने के लिए खुद को दो हिस्सों में बांटने लगे, अमीर लोग और आम लोग। अमीर लोग अपनी कॉलोनी सिटाडेल में रहने लगे, जहां बाहर की दुनिया के मुकाबले माहौल काफ़ी बेहतर था। वहां किसी चीज़ की कमी नहीं थी और ज़मीन भी बहुत अच्छी थी। सिटाडेल के लोग अपने बीजों को इस तरह से बदल चुके थे कि वे किसी भी चीज़ को उगा सकते थे, लेकिन इन बीजों को बाहर वालों को तभी दिया जाता था जब उन्हें उनके खून या अंगों की ज़रूरत होती थी। बीजों के बदले बाहर के लोग खून और अंग देते थे, लेकिन सिटाडेल वाले बीजों को इस तरह से नियंत्रित करते थे कि बाहर के लोग सिर्फ एक ही प्रकार की फसल उगा सकते थे। कुछ बीजों के लिए कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद कहानी की मुख्य पात्र एक लड़की वेस्पर पर फोकस करती है, जिसके नाम पर यह फिल्म बनी है। वेस्पर बाहरी दुनिया में अपने पैरालाइज्ड पिता के साथ रहती है, जिनकी हालत बहुत खराब थी। उसके पिता पहले सिटाडेल के लिए काम करते थे और वहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वे पैरालाइज्ड हो गए तो सिटाडेल वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्हें एक ड्रोन जैसा दिखने वाला रोबोट दिया गया, ताकि वे इसके जरिए किसी से मदद मांग सकें। इस ड्रोन रोबोट में वेस्पर के पिता के दिमाग का कुछ हिस्सा डाला गया था, जबकि उनका बाकी शरीर बेड पर पड़ा हुआ था। हम देख सकते हैं कि वेस्पर एक बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की है, जो अच्छे से जानती है कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। उसने अपनी एक छोटी सी लैब बनाई है, जहां वह पेड़ पौधों के जेनेटिक बदलावों पर एक्सपेरिमेंट करती है। साथ ही वो अपने डैड को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए उनका इलाज कर रही थी, जिसके लिए मशीन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता था और ऐसे उसकी फादर अभी तक जिंदा थे। अब एक दिन वेस्पर जब ड्रोन रोबोट के साथ घर आ रही थी, तो उसने देखा कि मेडेड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी किसी ने चुरा ली है। इससे वेस्पर परेशान हो गई और अब उसे ना चाहते हुए भी अपने अंकल से मदद लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो उसके पास चली जाती है। असल में उसका अंकल एक ऑर्फनेज को चलाया करता था, यानी जहां बेघर बच्चों को रखा जाता है। वो बच्चों को अपने मकसद के लिए ऐसे इस्तेमाल करता था कि उन बच्चों की खून और ऑर्गन के बदले वो सिटाडेल वालों से लेन देन किया करता था, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अब वेस्पर अपने अंकल की हाँ आकर देखती है कि कुछ लोग एक जगह को मार रहे हैं। जग दरअसल इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जिन्हें सिटाडेल वाली अपने रोजमर्रा के काम करवाने के लिए बनाया करते थी। वेस्पर के अंकल ने इस जग को वहां से खरीदा था, पर अब जब वो उसके किसी काम की नहीं रही तो वो उसे मरवा देता है। अब वेस्पर अपने अंकल को बताती है कि मुझे अपने डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार हो जाती है। अब उसका अंकल खून तो ले लेता है, लेकिन बैटरी लेने के लिए उसे 2 दिन के बाद आने का टाइम देता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा होंगे, मेरी डैड नहीं रुक सकती। पर जब अंकल नहीं सुनता तो वो ज़बरदस्ती बैटरी चुराकर भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा कर नहीं पाती और अंकल उसे पकड़ लेता है। वो फिर वेस्पर को वहां से बाहर निकाल देता है। अब थोड़ी देर बाद वेस्पर चुपके से अंदर घुस जाती है। ऐसा करते हुए एक बच्चे ने देख लिया था, पर वह किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बेडस चुराती है, जिसके बाद कई सारे बीज भी ले लेती है, जो उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से ही लिए थे, जिसके बाद वो सीधा अपने घर भाग जाती है।
अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद वेस्पर देखती है कि सिटाडेल वालों के यहाँ से एक प्लेन उड़कर बाहर आया है, लेकिन वो कुछ दूर के फासले पर ही तबाह हो जाता है। इसलिए वेस्पर फौरन उस तरफ भागती है जहाँ उसे प्लेन के पास जख्मी हालत में एक औरत मिलती है, जिसका नाम कैमिला था। वो बेहोशी की हालत में थी। वह सब जल्दी से उसे सहारा देकर उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कमीला का इलाज करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, जिस वजह से कमीला की तबीयत में सुधार आया और वो कल को ठीक से उठकर खड़ी हो जाती है। वो वेस्पर से कहती है कि मेरे साथ मेरे डैड, तुम जाकर उन्हें भी ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल के रहने वाले हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी अपने साथ वहां ले चलेंगे ताकि तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से वहां पर गुजार सको। अब ये सुनकर वेस्पर फौरन ही उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसने कैमिला के डैड को देख ही लिया था, लेकिन वेस्पर के उनके पास पहुंचने से पहले उसका अंकल उनके पास पहुंच जाता है। वेस्पर के अंकल ने पहचान लिया था कि ये आदमी सिटाडेल से आया है। वो उनके पास काफ भी देख लेता है, तो उसे पता चल गया कि इस आदमी के साथ यहाँ कोई औरत भी है। इसके बारे में वेस्पर का अंकल पूछता है, लेकिन उसकी डैड अपनी बेटी कैमिला के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। इसी वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर फौरन वेस्पर भागकर आई, उन्हें बचाने की कोशिश करती है। कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंकल ने कैमिला के डैड को मार दिया था और वेस्पर को भी वो साइड में धक्का दे देता है। अब ये देखकर वेस्पर फैसला करती है कि मैं कमला को उसकी डैड की मौत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए घर आकर वो कैमिला से झूठ बोल देती है कि मैंने तुम्हारी डैड को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, इसलिए कल मैं उन्हें फिर ढूंढने जाऊंगी। यहाँ कैमिला वेस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब वेस्पर बताती है कि मेरी मॉम को भी ये खतरनाक वायरस लग गया था, पर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बन पाया, इसलिए वो हमें छोड़कर एक बागी ग्रुप के पास चलेंगी ताकि हमें ये वायरस ना लग जाए, क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब भी वायरस से इफेक्टेड है। उस बाग ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम्स के लोग अपनी अलग दुनिया बसा कर रहते हैं और उन्हें बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, और वो हर चीज़ यहाँ तक कि कबाड़ को भी जमा करती रहती थी। अब टाइम के साथ साथ वेस्पर और कैमिला के बीच माँ और बेटी जैसा रिश्ता बनने लगता है। वेस्पर उसे अपनी लैब भी दिखाती है, जहाँ उसने जेनेटिक बदलाव किए हुए पौधे भी उगा रखे थे, जो अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिन्हें देखकर कैमिला काफ़ी हैरान भी हुई। साथ ही उसकी जहान से वो काफ़ी मुतासिर भी होती है। अब एक दिन वेस्पर फैसला करती है कि मुझे कैमिला को उसकी डैड की मौत के बारे में बता देना चाहिए, इसलिए वो कमला को उनकी लाश के पास लेकर आई, जिन्हें मरा हुआ देखकर वो काफ़ी टूट गई, फट फूट कर रोने लगती है। तब वह सब बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है, जिस दौरान वो कमला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है। वेस्पर इस बारे में जब उसे पूछती है तो कमला ये राज खोलती है कि मैं असल में एक जगह हूँ जिसे सिटाडेल में बनाया गया था, और जिस आदमी ने मुझे बनाया था मैं उसे अपना फादर कहा करती थी, इसलिए उनकी मौत से मुझे इतना गहरा दुख हुआ। कैमिला बाकी जगहों की तुलना में बहुत होशियार और एक्टिव थी। साथ ही उसके अंदर इंसानों जैसे इमोशंस और जज्बात भी थे। इसी वजह से सिटाडेल वाले उसे ख़त्म करना चाहते थे। उसे बचाने के लिए उस दिन कैमिला के माता पिता सिटाडेल से प्लेन के जरिए भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन तबाह हो गया, जिसके कारण वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। कैमिला ने वेस्पर से ताकि तुम अपने डैड को ढूंढ लो। यह सुनकर वेस्पर को बहुत बुरा लगता है। वह कैमिला से नाराज़ होकर गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारी उस बात के बाद मैंने तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद समझा था। घर आने के बाद वेस्पर के डैड ड्रोन रोबोट के जरिए उससे बात करते हैं और समझाते हैं, बेटा, तुम्हें कैमिला को माफ़ कर देना चाहिए, वह पहले से ही बहुत दुखी और टूटी हुई है। डैड की बात मानकर वेस्पर कैमिला को माफ़ कर देती है और उससे बात करने लगती है। एक दिन वेस्पर को ख्याल आता है कि कैमिला भी सिटाडेल से आई है। शायद उसके खून, डीएनए और सेल से लॉक किए गए बीजों को अनलॉक किया जा सके। वह ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे वेस्पर मायूस और परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर कैमिला एक म्यूज़िक बजाती है, जो उसके डैड ने उसे सिखाया था। जैसे ही यह म्यूज़िक बजता है, कैमिला के सेल की मदद से बीज अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। इसका मतलब था कि म्यूज़िक में ही बीजों को अनलॉक करने का कोड छिपा हुआ था।
यही वजह थी कि कैमिला के डैड ने उसे यह धुन सिखाई थी। वेस्पर इस बात से खुश हो जाती है कि अब इन बीजों की मदद से वह जो चाहे फसल उगा सकती है। इससे बाहर के लोग भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और उन्हें सिटाडेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं होती, उसका अंकल वहां आ जाता है। वह कैमिला को देखकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कैमिला की गर्दन पर बने निशान पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि कैमिला असल में एक जग है। इससे पहले कि वह कैमिला के साथ कुछ करे, वेस्पर वहां आ जाती है। दोनों मिलकर अंकल को काबू में कर लेती हैं, लेकिन वेस्पर उसे मारने के बजाय एक शर्त रखती है। वह कहती है, अगर तुम सिटाडेल वालों को कैमिला के बारे में कुछ नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला दूंगी। तुम और तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। अंकल पहले इस शर्त को मान लेता है, लेकिन लालच में आकर सिटाडेल वालों से संपर्क कर लेता है। वह उन्हें कैमिला और बीजों के बारे में सब बता देता है। रात होते ही सिटाडेल के रेंजर्स अंकल के पास आते हैं। सबसे पहले वे उसे मार देते हैं ताकि बीजों के राज किसी और को न पता चले। फिर वे वेस्पर के घर की तरफ बढ़ते हैं। वेस्पर और कैमिला को रेंजर्स के आने की खबर मिल जाती है। कैमिला फैसला करती है कि वह खुद को रेंजर्स के हवाले कर देगी ताकि वेस्पर को बचाया जा सके। लेकिन वेस्पर के डैड उन्हें चेतावनी देते हैं कि रेंजर्स वेस्पर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब उसके पास बीजों को अनलॉक करने का कोड है। इसलिए दोनों वहां से भाग जाती हैं। रेंजर्स के आने पर वेस्पर के डैड ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ऑन कर देते हैं। इससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें वेस्पर के डैड और कई रेंजर्स मारे जाते हैं। यह सब वेस्पर और कैमिला दूर से देख रही होती हैं। डैड की मौत से वेस्पर टूट जाती है, लेकिन कैमिला उसे संभालती है। कुछ रेंजर्स जो बच जाते हैं, उनका पीछा करते हैं। वेस्पर और कैमिला जहरीले पौधों के बीच पहुंच जाती हैं। कैमिला उन पौधों की मदद से 2 रेंजर्स को फंसाकर मार देती है, लेकिन उन्हें 2 और प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। कैमिला समझ जाती है कि रेंजर्स उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह खुद को उनके हवाले करने का फैसला करती है। वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिला अपनी ताकत से वेस्पर को गहरी नींद सुला देती है। सुबह जब वेस्पर उठती है तो कैमिला वहां नहीं होती। वह समझ जाती है कि कैमिला रेंजर्स के साथ सिटाडेल वापस चली गई है। वेस्पर अपने घर लौटती है, जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वह अपने घर की जमीन में बीज बो देती है ताकि वहां फसल उग सके। तभी उसके पास उसके अंकल के अनाथालय के बच्चे आ जाते हैं। वेस्पर उन्हें साथ लेकर पिलग्रिम्स यानी बागी समूह की तलाश में जाती है। वह देखती है कि पिलग्रिम्स ने कबाड़ इकट्ठा करके एक बड़ी इमारत बनाई है। वेस्पर उस इमारत के सबसे ऊपर जाकर अपने बीज हवा में फेंक देती है। इससे बीज चारों तरफ फैल जाते हैं। इसका मतलब था कि अब उन बीजों से ऐसी फसलें उगेंगी जिन्हें इंसान खा सकते हैं। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिंदगी फिर से जीने लायक बन जाएगी। इसी उम्मीद के साथ यह कहानी खत्म होती है।